आज चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो इकोनॉमी था वो कैसा था। ठीक है, तो यार इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये इसमें पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है? यार इट रेफर्स टू सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी। यानी कि इसमें यार दो कंट्री है, जैसे कि एक कंट्री ये हो गई बड़ी सी और ये छोटा भारत हो गया। ठीक है, तो जो बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी जब इसका पॉलिटिकल हक, जब बड़ी वाली कंट्री अपनी छोटी कंट्री पे अपना पॉलिटिकल हक दिखाएगी तो उसे हम कह देंगे वो कॉलोनी कंट्री। ये जो है ये कॉलोनी कंट्री है, और ये जो है एक जो है रूलर कंट्री है जो अपने पॉलिटिकल पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन इस कंट्री पे डाल रही है। ठीक है, कॉलोनी कंट्री का कॉलोनियल रूल का मतलब ये समझ आ गया आपको कि ये जो है कॉलोनी है और ये जो है रूलर कंट्री है। तो इसमें बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी। अनदर बीइंग कॉलोनी कौन है? कॉलोनी ये रही, और रूलर कंट्री ये रही। डिटरमाइन द इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी। जो रूलर कंट्री है वो इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन करती है कॉलोनियल कंट्री की। ठीक है, इन इंडिया द कॉलोनियल रूल स्टेज for around 200 year 1957 to 1947, under which the British exploit the Indian country and form the economic policy in India। यानी कि इंडियन इकोनॉमी में ये जो है ब्रिटिश है उसने उन्होंने 200 साल हमारे ऊपर हमें कॉलोनियल की तरह यूज किया था। यही बता रहे हैं ये बात। ये जो हमारे पहला जब हमारे ऊपर पहली बार जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ था वो 1757 में हुआ था, प्लासी के युद्ध में। ठीक है, जब ये युद्ध वो ब्रिटिश जीत गए थे। तो इसके बाद आते थे स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, काफी एकदम जो धीरे धीरे चल रहा है उसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमी विच इज स्ट्रक्ट और वेरी लो, मतलब कि रुका हुआ है या फिर एकदम धीरे धीरे एज इट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो अपने डेवलपमेंट के पाथ पे चल रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से पहले यानी कि किससे बात की पहले करें हम? यानी कि 1957 से पहले की बात कर रहे हैं हम। 1957 से पहले इंडिया कैसा था? ठीक है, तो इन एग्रीकल्चर was the main source of employment and livelihood for the people of our country। around 85%, 85% जो लोग थे वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर थे? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर हमारा एक मेन सोर्स था। The farmer raised only those crops which he needed for his own use। फार्मर वही क्रॉप्स उगाते थे जो उन्हें पसंद लगता था, जो उनकी जरूरत थी। जैसे उन्हें जरूरत है वो वीट की तो वो वीट उगाएंगे, अगर उनकी जरूरत है दाल की तो वो दाल उगाएंगे। उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था बिफोर 1757। ठीक है, एंड शेयर द सेम विद द विलेज एरिशन who supplied him with simple manufacture that he need for the domestic consumption। और जो मैन्युफैक्चर थे वो भी बस सिंपल प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट को बस बनाते थे, ना कि उन्हें उन्हें तो वर्ल्ड वाइड बेचना नहीं होता था। वो बस अपने कंजप्शन के लिए और अपने कंट्री कंजप्शन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, गुड्स को बनाते थे, फॉर्म करते थे। ठीक है, तो इंडिया एंजॉयड एंड एक्सटेंसिव ट्रेड बोथ विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर ही बहुत सारा ट्रेड होता था एंड विद अदर कंट्री ऑफ एशिया एंड यूरोप। इंडिया जो था एशिया और यूरोप के साथ ट्रेड करता था। इंडिया 1757 से पहले 26% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का 26% वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा था। ठीक है, इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑल ओवर द ग्लोब। जो इंडिया था वो फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कौन होती है? इसमें कपड़े उद्योग आ जाते हैं। ठीक है, इंडिया वॉज एन इम्पोर्टेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंस।
इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस एंड प्रोस्पेरियस कल्चर वो इकोनॉमिक। इंडिपेंडेंस मतलब आपको पता है स्वतंत्र, सेल्फ रिलायंट मतलब कि आत्मनिर्भर, वो खुद के ऊपर निर्भर था, और प्रोस्पेरियस मतलब कि वो जो था वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन अटेन कर रहा था। ठीक है, और ये बिफोर कॉलोनियल इंडिया वाज नोन एज गोल्डन बर्ड, ये बात तो आपको पता ही होगी, इंडिया को जो सोने की चिड़िया कहते थे हम। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था, हम वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले कैसा था वो तो आपको पता कर लिया। इंडिया जो था, जो वो एग्रीकल्चरल लोग थे, फार्मर थे, अपने मन के प्रोडक्शन करते थे, और जो मैन्युफैक्चर थे वो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए बस प्रोडक्ट को बनाते थे। और इंडिया का जो था हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पॉपुलर था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि यार एग्रीकल्चर का सेक्टर क्या हुआ जब 1947 के बाद। ठीक है, 1947 के बाद की बात कर रहे हैं हम। तो अंडर दिस सिस्टम ओवर ओनरशिप राइट जैसे कि मालिकाना हक, मालिकाना हक को बोलते हैं ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर टू जमींदार। जमींदार बहुत बड़े लोग होते थे और फार्मर छोटे छोटे लोग होते थे। छोटे छोटे लोगों से जमीन की ओनरशिप लेके और वो उसको ट्रांसफर कर देते थे जमींदार के पास, यानी कि जमींदार को एक तरीके से सारी जमीन दे दी गई। ठीक है, जमींदार वर द नॉमिनेटेड हेड ऑफ द लैंड, वो कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द, वो क्या क्या होता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द फार्मर एंड डिपॉजिट इट टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास वो डिपॉजिट करते थे। ठीक है, जमींदार कलेक्ट लगान फ्रॉम द फार्मर रिगार्डलेस टू द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर, वो फार्मर्स को देखते नहीं थे फार्मर की क्या हालत है उस टैक्स को पे करने में, बस वो अपने लो टैक्स लेते थे लगान लेने में, बस अपने स्ट्रिक्टनेस दिखाते थे, और ना वो किसी जमीन के ऊपर कोई भी अच्छी सी पॉलिसी लाते थे, ना वो कुछ करते थे, ना वो कैपिटल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करते थे जमीन के ऊपर। ठीक है, द जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक नो इनिशिएटिव, कोई भी मतलब कि कोई भी प्रोत्साहन भी नहीं देते थे टू इम्प्रूव और टू स्ट्रेंथन द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सही करने के लिए वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद आया सेकंड है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो यार ये देखो, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये जो इसके अंदर था कि हम जो क्रॉप्स उगाएंगे वो बेचने के लिए उगाएंगे, खाने के लिए नहीं। पहले जो थे हमारे एग्रीकल्चर वाले लोग थे, फार्मर्स थे, वो अपने नीड के हिसाब से क्रॉप्स उगाते थे, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। बट ये रेस्ट्रिक्शन आ गए कमर्शलाइजेशन की वजह से, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें क्या था, उन्हें बस बस कैश क्रॉप्स उगानी होती थी, कैश क्रॉप्स, ना कि उनकी सेल्फ कंजप्शन के लिए जो क्रॉप्स होती थी जैसे कि वीट सीड्स हो गए। तो देखो, फार्मर वर गिवन हायर प्राइसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप को उगाने के लिए फार्मर को ज्यादा पैसे मिलते थे। ठीक है, लाइक इसमें कौन कौन सा था, कॉटन, जूट, इंडिगो, सो दैट दे कैन यूज देम एज रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री, ताकि वो उसका यूज कर सके ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद है high level of price forced the farmer to produce cash crop rather than food crops। high level of price forced मतलब कि जो प्राइस जो था वो हाई लेवल था, कैश क्रॉप्स के कैश वो फूड जो कैश क्रॉप्स थे वो उसका जो प्राइस था हाइयर था। तो यार जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा आप वही उगाओगे ना, एज कम्पेयर टू जिसमें आपको कम प्रॉफिट होगा। तो ज्यादा प्रॉफिट लोगों को कैश क्रॉप में होता था, इसलिए उन्हें कैश क्रॉप उगाना पड़ता था और ना कि फूड क्रॉप्स। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, पर हेक्टेयर मतलब कि एक लैंड है उसके ऊपर ना पर हेक्टेयर जो है, अगर ये मान लो एक हेक्टेयर है, ये एक हेक्टेयर है, यानी कि 1 into 1 वन हेक्टेयर स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे। तो 1 हेक्टेयर स्क्वायर पे जो भी प्रोडक्शन होता था उसे हम कहते थे प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड। ठीक है, ड्यूरिंग colonial पीरियड द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो, इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। इसका कारण था एक देखो कैश क्रॉप, कैश क्रॉप उगाने से
जो जैसे इंडिगो उगाते थे यार, तो फिर उसके बाद जमीन हमारी बंजर हो जाती थी, जमीन का ज्यादा अच्छा यूज नहीं हो पाता था, जमीन पे हम ज्यादा अच्छे प्रोडक्शन वाले क्या वो फूड क्रॉप्स उगा नहीं पाते थे। ना कि हम वापस से हम इंडिगो भी नहीं उगा पाते थे, अगर हमने इंडिगो उगाया एक बार तो अगले साल उगा नहीं सकते हम उसे, उसे और टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। रीजन फॉर विच रीजन ऑफ विच आर एज फॉलोइंग, जिसके रीजन ये भी थे, लैक ऑफ इरिगेटिंग फैसिलिटी, जो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि उनको सिंचाई मिलती नहीं थी, पानी उनको देते नहीं थे, ना उनको रिसोर्स देते। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी उस समय बहुत बेकार थी, और कोई जानता भी नहीं था कि फर्टिलाइजर होता क्या उस समय, तो प्रोडक्टिविटी तो कम हो गया, ये तो ऑब्वियस बात है। तो उसके बाद हमें आ जाते हैं, देखो, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। देखो, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वाज रेनफॉल, जो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या था, रेनफॉल, विच रिजल्ट इन हायर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर बारिश आएगी तो क्रॉप्स उगेगा, तो खाना खाएंगे, वरना हमारा हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमारे पास लगान देने के भी पैसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो गुड गुड रेनफॉल इम्प्लाइज गुड आउटपुट, अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छा अच्छा आउटपुट मिलेगा, वेर एज पुअर रेनफॉल विल रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ आउटपुट, जो अगर बारिश कम होगी तो यार जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो भी बहुत कम मिलेगा ना। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, ठीक है। तो यार उससे पहले इसके हम पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं, तीन चारों पॉइंट को एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। यार ये हमारे पास चार पॉइंट। पहला जमींदारी सिस्टम आया उस समय, एग्रीकल्चर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया, ठीक है। उसके बाद आके कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ये चार पॉइंट है, इस चार पॉइंट को आपको लिखना है बस। और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का गिरना, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द ब्रिटिश सिस्टम डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड फोर्स द पीपल टू indulge into एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि यार उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे पास दो ऑप्शन थे काम करने के भी रोजगार के, एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे तो सारे के सारे लोग को फोर्स किया जाएगा एग्रीकल्चर के पास जाने के लिए, क्योंकि उनके पास ही दो ऑप्शन थे, जिसमें से अगर मैंने एक हटा दिया तो आप दूसरे के पास ही भागोगे, है ना। तो उसका बेसिक मोटिव क्या था उनका, टू फोल्ड जो था वो था टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज के लिए थे उसके लिए सप्लायर जो था वो कौन था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया बन गया था, क्योंकि इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा दिया, जिसके कारण एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ गया, बट आउटपुट बढ़ा बट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। आउटपुट और प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है, आउटपुट का मतलब होता है कि यार टोटल कितना हमने उगाया, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जो टोटल उगाया उसको डिवाइड कर दो कितना लैंड था हमारे पास, तो हमें प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है यार जैसे कि भेदभाव करना टैरिफ में, मतलब टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, टैक्स की पॉलिसी में भेदभाव। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉलोड, जो इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या फॉलो किया था, ये देखो, फ्री ट्रेड और अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड, ब्रिटिश गुड को सस्ता मतलब कि जीरो कीमत पे इंपोर्ट करवाया जाता था इंडिया में, ठीक है। और टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, मतलब कि इंडिया की जो रॉ मटेरियल्स है उसको बिना टैक्स दिए हम उसे एक्सपोर्ट करते थे बाहर भारत के, ठीक है। उसके बाद है हाई ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ड्यू टू विच, देखो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट है इंडिया के उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। जैसे कि अगर कोई गुड्स की कीमत है 50 रुपये, अगर उसके ऊपर 100% टैक्स लगा दे तो उसकी कीमत 100 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि कोई लेना चाहेगा नहीं, और क्योंकि वो एक तो उसकी क्वालिटी भले अच्छी थी, उसकी क्वालिटी भी इसकी बेकार हो गई थी, और वहां पे जो था वो मशीन मेड गुड्स थे, मशीन मेड गुड्स जो आप भी जानते हो मशीनरी से हम इंसान कंपेयर करते हैं अपने आप को,
तो उनके जो प्रोडक्ट थे वो चीपर थे वैसे भी हमारे प्रोडक्ट से, और हमारे प्रोडक्ट की कीमत और बढ़ जाती थी। तब तो यार आप भी सोच सकते हो ये बात, ठीक है। ड्यू टू विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्ट लूजिंग इट प्राइड, एंड इसके कारण इंडियन इंडस्ट्रीज ने अपना प्राइड खो दिया पूरे ग्लोबल में, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब जो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को है, अब उनको मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन करना स्टार्ट हो गया उनका। जो इंडिया के लोग थे, इंडिया में लोग काम करते थे, बट एज कम्पेयर टू ब्रिटेन वहां पे मशीन्स काम करते थे, तो मशीन से प्रोडक्शन आउटपुट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाथों से, ठीक है। द प्राइड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टेटेड टू डिक्लाइन व्हेन इट फोर्स टू कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जब मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपैरिजन करना स्टार्ट हो गया, कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो वो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो और डिक्लाइन हो गया। एज दे आर ऑफ लो कॉस्ट, वो जो थे लो कॉस्ट थे, मशीन मेड गुड्स, एंड इजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते थे, ठीक है। इंडियन crewmen are far behind the speed of machines and hands. The only alternative available for them is to shut down their enterprises. मैंने बताया ये पॉइंट आपको कि जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जो थे, इंडिया में लोग काम करते थे एज कम्पेयर टू वहां पे ब्रिटिश में मशीनरी काम करते थे। मशीनरी को हम 24 घंटे काम करवा सकते हैं, बट इंसान को नहीं, ठीक है। जिसके कारण हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम था, प्रोडक्शन भी कम होता था हमारा। हमारे इसलिए हमारी चीजें हर जगह मिलती भी नहीं थी, तो इसलिए हमारी चीजों ने अपना राइट खो दिया। उसके बाद आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की जो कीमत वो बहुत कम था, ठीक है, हमारे इंडिया में। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच आर कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन एंड मशीनरी टूल्स। मशीनरी टूल्स को बनाने के लिए जो गुड्स का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। ड्यूरिंग colonial period there was no capital good। उस समय बिल्कुल भी नहीं था कैपिटल गुड इंडिया में। wars the name move over British doesn't pay any attention in promotion and supporting these industries as they want India। क्योंकि वो देखो इंडिया को मतलब कि वो पहली बात तो कैपिटल गुड दे भी नहीं रहे ना, उनका सपोर्ट क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें इंडिया से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को क्या बनाना चाहते थे वो, इंडिया को बनाना चाहते थे वो रॉ मटेरियल के सप्लायर। उसके बाद है चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। डिमांड का पैटर्न बदल गया, लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया। ये देखो द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर started to arise in the public as a result a new class emerged। एक नई क्लास इमर्ज हो गई। किसी को डाउट है? नहीं। emerged in India which was keep to adopt the western lifestyle। लोगों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाना स्टार्ट कर दिया। पहले जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो इंडिया के लोग जो थे वो धोती कपड़ा पहनते थे, अब उन्होंने जींस टी शर्ट पहनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट। इंडिया के प्रोडक्ट मेनली क्या थे भाई, इंडिया के प्रोडक्ट जो थे मेनली कारपेट थे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, बट अगर उसका प्रेफरेंस टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही बदल गया लोगों का, तो उसका डिमांड कम ही हो जाएगा ना। तो यार ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे। रेलवे का बहुत गंदा प्रभाव पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ऑल दोज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे वाज वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑफ मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे एट द टाइम, बट वो but at that time railway proves to be a terror for Indian industries। इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए जो था वो रेलवे एक डर था, क्योंकि ब्रिटिशर यूज रेलवे फॉर देयर बेनिफिट ओनली एज अ रिजल्ट। वो अपने बेनिफिट के लिए रेलवे का यूज करते थे, और एज अ रिजल्ट साइज ऑफ मार्केट ऑफ लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट started to expand wherever high cost handicraft product begins to स्ट्रिंग। देखो रेलवे आ गया तो यार कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है ना। तो यार वो प्रोडक्ट को जो ब्रिटिश गुड की थी, वो प्रोडक्ट पूरे कंट्री में जा रही थी एज कम्पेयर टू हमारे प्रोडक्ट के, क्योंकि हमारे को रेलवे मिलती नहीं थी। पहली बात रेलवे की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती थी, उनको प्रोवाइड होती थी,
और वो उनका यूज करते थे ज्यादा मात्रा में, और वो अपने लो कॉस्ट प्रोडक्ट को ब्रिटिश के ब्रिटेन के ब्रिटिश के लो प्रोडक्ट को बेचती थी पूरी इंडिया में। उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड देखो, सिंस एंशियंट पीरियड इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। इंडिया वॉज वेल नॉन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। इंडिया जो था वेल नॉन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड था, फिनिश्ड गुड बेचता था इंडिया, ठीक है, लाइक सिल्क, फाइन कॉटन, टेक्सटाइल, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सब बेचता था, स्टोन्स। बट द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ जो बट यार ये डिस्क्रिमिनेटरी जो टैरिफ आई थी एंड टैरिफ पॉलिसीज, ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज जो थी, उसने इसका भी एंड कर दिया, और ब्रिटिश ब्रॉट इट टू एट एंड। इसको भी खत्म कर दिया, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, क्योंकि उसके ऊपर दाम डबल ट्रिपल हो गए। द कंडीशन ऑफ फॉरेन फॉरेन ट्रेड इन एक्सप्लेन दो। देखो, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। जो इंडिया जो बन गया था वो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल, और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट क्योंकि ब्रिटेन से आता था। ड्यूरिंग colonial period India became the exporter of raw material such as raw silk, cotton, indigo, jute etc, which are जो कि एकदम लो कॉस्ट में होते थे, है ना, एंड बिफोर बिकमिंग द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। और क्या बन गया था, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड बन गया था हमारा इंडिया। एज अ कैपिटल गुड को कैपिटल गुड वुडन क्लोथ, सिल्क क्लोथ एंड एक्सेट्रा, ये सब है, विच आर ऑफ हाई कॉस्ट, जो कि हाई कॉस्ट में आते थे, ठीक है। आप भी जानते हो यार कि अगर मैं गेहूं उगाता हूँ तो गेहूं की कीमत कम होती है, अगर मैं वही आटा मैं आपको बेचूंगा तो आटे की कीमत ज्यादा होगी गेहूं से, ठीक है। और जो यही करते थे वो लोग भी, हमारे जो ब्रिटिश थे वो भी यही करते थे, इंडिया से कच्चा माल ले जाते थे, गेहूं ले जाते थे और वहां से आटा बना के हमारे इंडिया में वापस बेचते थे, ठीक है। उसके बाद मोनोपोली कंट्रोल और ट्रेड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश का मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एकाधिक अधिकार, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया के ऊपर, इंडिया से ट्रेड ब्रिटिश ही करेगा, यही बात थी, ठीक है। ड्यूरिंग colonial पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड पॉलिसीज। इंडियन ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया को जो ट्रेड करने का ऑप्शन था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के साथ था, वरना किसी के साथ नहीं कर सकती थी वो। मेजोरिटी ऑफ ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधे ज्यादा जो ट्रेड था वो ब्रिटेन से ही होता था, while the rest was allowed with some other countries। और थोड़ा बहुत जो था दूसरे कंट्रीज का अलाउडेड था, जो कि थे चाइना, श्रीलंका, ठीक है, जिससे एंड ईरान, ये 3 कंट्रीज थे, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। ये यार ये आपको याद कर लेना है ये भी, क्योंकि ये जो है एमसीक्यू पेपर आने वाले साल, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रोवाइड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट। जो सुएज कैनाल की ओपनिंग थी उसने डायरेक्ट रूट दे दिया था, ठीक है, फॉर शिपिंग ओपनिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया। देखो ये है हमारा, इसमें यार रुक जाओ, ये है सुएज कैनाल। यहाँ से पहले ना इतना घूम के आना पड़ता था, किसी भी अगर ब्रिटेन से किसी प्रोडक्ट को आना है तो वो इतना घूम के आता था भारत, ठीक है। जब ये सुएज कैनाल हट गया, सुएज कैनाल का ओपनिंग हो गया, तो ये वो यहाँ से आना स्टार्ट हो गया। तो यार यहाँ से जो आना स्टार्ट हुआ, तो यार आप भी देख पा रहे हो यहाँ का डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, है ना। तो यार इससे ज्यादा एक्सपोर्ट भी होने लग गया और इम्पोर्ट भी ज्यादा होने लग गया, जिसने हमारे इंडिया को और ज्यादा एक्सपोर्ट और ज्यादा नुकसान दिया, ठीक है। Tariff free import and export between India and Britain, whereas heavy duties were placed on the export of Indian handicraft। Indian handicraft के ऊपर heavy duties लगा दी export of, ठीक है, which increase their price in the market, जिसके कारण उनकी प्राइस बढ़ गई। किसी भी चीज के ऊपर अगर मैं एक्सपोर्ट, अगर आप कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हो कोई गुड जिसकी कीमत 100 रुपए है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, मैंने उसके ऊपर 100% टैक्स लगा दिया, तो उसकी कीमत 200 हो जाएगी, है ना। और 200 कीमत हो जाएगी उसको, तो कोई खरीदना नहीं चाहेगा उसको, तो वही बात थी। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, ये हम कल पढ़ेंगे, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं हम, तो वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।